मैं डॉक्टर लौलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो क्लास में एमए फर्स्ट सेमेस्टर में मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में बीडी सावरकर पर चर्चा करेंगे। तो हमें पूर्व की क्लास की भांति उन चीज़ों से अपने आप को जोड़ना होगा कि किसी भी राजनीतिक विचारक का जब हम अध्ययन करेंगे या उसके विचारों का जो है हम अध्ययन करेंगे तो हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि इन विचारक की क्या परिस्थितियां थीं, क्या उसका वातावरण था, क्या उसका जो है परिवेश था, क्या उसकी बैकग्राउंड थी। क्योंकि जब इनके इन सभी बिंदुओं पर हम विचार करेंगे तभी हम उसके मूल बिंदु को समझ सकते हैं। तो जो विनायक या वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक उत्कृष्ट राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्रांतिकारी के रूप में पहचान इनकी बनी हुई है। तो इन्होंने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में इन्होंने ब्रिटेन में जाकर के शिक्षा प्राप्त किया और ब्रिटेन में जाकर जब शिक्षा प्राप्त किया तो इनकी मुलाकात उस ब्रिटेन में रहते हुए मादाम कामा, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारियों से संपर्क में ये वहां आए और उनके साथ मिलकर इन्होंने क्रांतिकारियां गतिविधियां चलाने में संलिप्त हो गए और इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से ही इनको लगभग 50 वर्ष का कारावास का भी दंड दिया गया। 50 वर्ष की जो है जेल का भी इनको जो है पनिशमेंट दिया गया, परंतु 1937 में उन्हें मुक्त कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने जब 1937 में मुक्त कर दिया गया, क्योंकि व्यक्ति इनके इतने उग्र विचार रहते थे, इनके उग्र विचारों की वजह से उस समय की तत्कालीन जो है ब्रिटिश सरकार थी उसको एक तरह से चुनौती दे रहे थे। उस चुनौती की वजह से उनको लग रहा था कि ये व्यक्ति यदि बाहर रहेंगे तो ये देश में जो है अशांति पैदा होगी और हम लंबे समय तक यहाँ शासन नहीं कर सकते, तो उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन 1937 में 1937 में वीर सावरकर को वहां से मुक्त कर दिया गया और जैसे उनको मुक्त किया गया तो वो बाद में आकर के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी में सदस्यता लेकर के उस राजनीतिक दल में काम करने लगे और बाद में उनके विचारों में ऐसे क्रांतिकारी विचार थे, राष्ट्रीय भावनाओं से इतना ओतप्रोत थे कि वो अपने आप को उस दल से अलग करके हिंदू महासभा में प्रवेश ले लिया। उन्होंने हिंदू महासभा में क्रांति की भावना और दृढ़ संकल्प शक्ति भरने का भागीरथ प्रयास किया। एक भागीरथ प्रयास मतलब अथक प्रयास किया जो है, क्योंकि जो उनके विचार थे जब हिंदू महासभा में वो गए तो उसके अंतर्गत उनको मुख्य जिम्मेदारियां दी गई और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय भावना, दृढ़ संकल्प शक्ति का उन्होंने इतना जो है अथक प्रयास किया कि भारत में रहने वाले प्रत्येक भारतीय के मन में, प्रत्येक युवा के मन में जो है इतनी दृढ़ संकल्प शक्ति जो है भरने का प्रयास किया ताकि अपने विचारों में वो किसी भी समय कोई परिवर्तन ना कर सके। आप लोग थोड़ा सा मैं आप लोगों का यहाँ ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि विश्व के किसी भी क्रांति का आप यदि अध्ययन करेंगे, यदि अभी तक आपका मन या विचार या आप लोग उस चीज़ को ना समझे हों तो मैं आपका ध्यान यहाँ आकृष्ट करना चाहूँगा कि विश्व के जितने भी राजनीतिक विचारक जैसे इनका हम पढ़ रहे हैं या क्रांतिकारी जो है नेतृत्वकर्ताओं का अध्ययन करें तो विश्व में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, चाहे
रसिया क्रांति हो या फ्रांसीसी क्रांति हो या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हो या विश्व के कोई भी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हो, वहां मुख्य रूप से किनका आह्वान किया जाता है? युवाओं का। क्योंकि युवा के अंदर ऐसा जोश होता है, ऐसी उनके अंदर शक्ति होती है, उनके अंदर कर गुजरने का ऐसा साहस होता है कि किसी भी काम को अंजाम वो दे सकते हैं। लेनिन ने भी 1917 में जब रसिया क्रांति किया था तो युवाओं का आह्वान किया था। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के समय गांधी ने भी युवाओं को आंदोलन में जोड़ने का प्रयास किया था और जेपी जैसे अपने जो है स्वतंत्रता संग्राम में अपना जो है विद्यार्थी जीवन से ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। गांधी के असहयोग आंदोलन से ही जेपी भी जो है राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया। तो इसका ये है कि विश्व की कोई भी क्रांतियां हैं या विश्व के अंदर किसी या समाज के अंदर कोई भी परिवर्तन या बदलाव लाना है तो आपको युवा शक्ति की ओर देखना होगा और युवा शक्ति को ही मोड़ना होगा उस सही दिशा और दशा की ओर जिस उद्देश्य को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकारें भी जो होती हैं तो उस युवा शक्ति का ही वचन देती हैं, अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करती हैं, भले वो अपने उद्देश्य या घोषणा पत्र को कितने तरीके से फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जब ये वीर सावरकर हिंदू महासभा के अंदर थे तो युवाओं के अंदर मुख्य रूप से क्या किया, दृढ़ संकल्प शक्ति के रूप में जो डेवलप करने का काम किया, एक भागीरथ या अथक प्रयास किया, क्योंकि उनको पता था कि समाज में बदलाव युवा शक्ति के माध्यम से ही लाया जा सकता है। किसी भी क्रांति में आह्वान जब किया जाता है तो इस युवा शक्ति को, इस छात्र जीवन को के द्वारा ही उसमें परिवर्तन लाया। जितने भी मूवमेंट हुए हैं भारत में भी, फ्रीडम फाइटर के लिए स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी थे जो है तो स्टूडेंट जो है का आह्वान करते रहे हैं। यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश की जो है मुख्य नामी संस्थाओं के छात्र जो है अपना हाथ में झंडा लेकर के उस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ते थे, अपनी आहुतियां देते थे उन्हीं के विचारों से। लेकिन ये भी है कि जब किसी क्रांति के समय किसी नौजवान की आहुति होती है, कोई नौजवान शहीद होता है तो वह एक तरह से आग में घी का काम करती है, एक तरह से लोगों को और प्रेरित करती है, लोगों के अंदर एक जोश पैदा होता है और उसके माध्यम से एक तरह से वो व्यक्ति आदर्श के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं और उसी प्रस्तुत करने के माध्यम सामाजिक परिवर्तन पर जोर दिया जाता है। तो इस महासभा में जुड़ने के बाद वीर सावरकर ने भी युवाओं के मन में एक दृढ़ संकल्प पैदा किया, इच्छा शक्ति पैदा किया, ताकि किसी भी समस्या के में आप विचलित ना हो। आपको थोड़ा सा यदि दंड भी दिया जाए सरकार के द्वारा या समाज के द्वारा, आपकी उपेक्षा की जाए तो आप उससे विचलित ना हो, उससे अपना धैर्य मत खोएं, क्योंकि धैर्य खो दिया, विचलित हो गए तो आप अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने 1923 में हिंदुत्व नामक अपनी एक कृति की रचना किया। उन्होंने उस पुस्तक में दावा किया कि हिंदू चिंतन में मानवीय चिंतन की सर्वोत्तम उपलब्धियों के दर्शन होते हैं। जो हिंदू दर्शन है, जो हिंदू फिलॉसफी है, जो हिंदू दर्शन है, जो उनका चिंतन है, थॉट है, तो उसमें मानवीय दृष्टिकोण को दिया गया है और आप मानवीय दृष्टिकोण के उच्च आदर्शों को वहां आप देख सकते हैं। वहां ऐसे जो है थ्योरी या सिद्धांत वहां है। सावरकर इस दृष्टिकोण के आरंभिक समर्थकों में थे और उन्होंने 1857 की 1857 का जो कभी कभी हमारे जो है राजनीतिक विचारक जैसे सावरकर ने उसका तो बहुत अच्छे तरीके से प्रशंसा किया, उसकी सराहना किया, लेकिन कुछ इतिहासकार उसको सैनिक विद्रोह के रूप में देखते हैं और कुछ लोग जो है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखते हैं। वो अलग अलग इतिहासकारों का मत है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो उनके बैकग्राउंड की बात रही, उस तत्कालीन परिस्थितियों की बात रही।
जो स्वतंत्रता संग्राम में 1923 के समय भारत की जो परिस्थितियां थी, क्योंकि इनका जन्म 1883 में हुआ। 83 के बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बालक जब युवावस्था की ओर जाता है, शैशवावस्था से युवावस्था की ओर जाता है, तो सामाजिक क्रियाओं से जो है, सोशल एक्टिविटी से उसके व्यक्ति में क्या होता है, जो है प्रभाव पड़ता है। वो देखता है समाज में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, कैसे चेंज किया जा सकता है। तो अब हम उस परिदृश्य को हम देख रहे हैं कि उस समय भारत पर औपनिवेशिक शासन था और सत्ता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था, और देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पर या अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के रूप में जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही फूट पड़ी और 1947 में 2 राष्ट्रों के रूप में जन्म हुआ, तो उनमें भी जो वीर सावरकर का मत था वो अलग था। तो हम राष्ट्रत्व की संकल्पना के साथ कंसेप्ट ऑफ नेशनहुड में जो है वीर सावरकर के दर्शन को हम डिस्कशन करेंगे। तो वीर सावरकर के जो विचार थे, भारत के राष्ट्रत्व का विचार सावरकर के राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु था। तो जो वीर सावरकर के विचारों की बात होती है, उसमें राष्ट्रत्व को उन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया। उनका विचार था या उनका मत था कि भारतीय राष्ट्रवाद की जो भौगोलिक अभिव्यक्ति है, उसकी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का प्रतिबिंब है। जो भौगोलिक दृष्टि है वो सांस्कृतिक जो है अभिव्यक्ति का प्रतिबिंब है। उन्होंने इसकी पहचान जो किया हिंदू राष्ट्र के रूप में की, और उनकी दृष्टि में हिंदू वह है जो सिंधु नदी से समुद्र तट तक भारत भूमि को अपनी मातृभूमि और पुण्य भूमि जो है मानता है। उनके अनुसार जो हिंदू की जो डिफिनेशन है वो अलग तरीके से, जो सिंधु नदी, वो कहते हैं जो सिंधु नदी से लेकर के समुद्र तट तक भारत भूमि को अपनी मातृभूमि जो है या पितृभूमि भी कह सकते हैं, उसको पुण्य भूमि जो है पितृभूमि भी कह सकते हैं, ब्रदर जो फादर लैंड कह सकते हैं पितृभूमि, और पुण्य भूमि होली लैंड अर्थात पवित्र भूमि मानता है, उसी को हिंदू माना जाएगा। हिंदुत्व का विचार केवल उस धर्म का संकेत नहीं देता है जिसे हिंदुओं की विशाल जनसंख्या मानती है, बल्कि यह भारत के राष्ट्रत्व का क्या है, मूल मंत्र है। भारत की राष्ट्रत्व की भावना का क्या मूल स्रोत है या मंत्र है। तो इसमें वीर सावरकर के जो मन में थी, तो भारत की विशाल जनसंख्या के मन में और उनकी अंतरात्मा में वो बसता है। अतः इस विचार के भीतर उन्होंने यहाँ रहने वाले देश के अंदर, चाहे वो किसी भी मत या उस आधार के अनुयायी रहे हों, वीर सावरकर के शब्दों उन्होंने अपने कहा कि हमारे देश के करोड़ों सिख, जैन, लिंगायत, भिन्न भिन्न समाजियों और अन्य लोगों की 10-10 पीढ़ियों के इतिहास को पलट करके देखें तो पता चलेगा कि उनकी धमनियों में जो उनके जो ब्लड ग्रुप जो है रक्त धमनियां हैं, हिंदुओं का रक्त बह रहा है। अर्थात कहने का आशा है कि ये पूर्व में सभी क्या थे, हिंदू हैं, या हिंदुओं की उत्पत्ति से ही ये उत्पत्ति इनकी हुई है। यदि उनसे अचानक यह बात कह दिया जाए कि वे हिंदू नहीं है, तो क्या है, अत्यंत रुष्ट हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के सब संप्रदाय और मतांतर हिंदू संस्कृति की छत्र छाया में ही पले बढ़े हैं। तो सभी छत्र छाया में बड़े हैं, और उन्होंने हिंदुओं के देश के साथ इतना एकाकार हो गया है कि वह न केवल मातृभूमि रह गया है, बल्कि वो उनकी पुण्य भूमि भी बन गया। मातृभूमि के साथ या पितृभूमि के साथ साथ वह पुण्य भूमि के रूप में, होली लैंड के रूप में भी अपने आप को स्वीकार कर लिए हैं। तो हिंदू धर्म की विस्तृत अवधारणा के आधार पर जो वीर सावरकर का मत था, ने ये मानता रखी कि हिंदुओं का बहुमत ही इस राष्ट्र के भावी स्वरूप का निर्धारण करेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की यहाँ बहुलता है, हिंदुओं के मत के आधार पर
इस राष्ट्र के स्वरूप को निश्चित किया जाएगा। इस देश के अल्पसंख्यक वर्गों अर्थात जो इस देश में माइनॉरिटी के लोग हैं वो निर्धारित करने का काम कौन करेगा? हिंदू बहुसंख्यक करेंगे। उसी से इस देश के स्वरूप को निर्धारित होगा या निर्धारित किया जाएगा। और इस देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जैसे ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जैन हैं इत्यादि को चाहिए कि वो हिंदू के विकास के लिए या हिंदुत्व के विकास के लिए बहुसंख्यक के साथ मिल करके जुड़ करके और अपने आप को इस राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में आत्मसात कर ले, अर्थात इनको हर प्रकार से वह स्वीकार कर ले। और इसमें यदि उन्होंने कहा कि यदि कोई हिंदू वर्ग किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई अपने धर्म का त्याग कर चुका है तो उसको अपने आप को प्यूरिफिकेशन के माध्यम से शुद्धिकरण करके अपने धर्म में पुनः वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत और क्षुद्र स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए यदि अपने धर्म का उसने त्याग कर दिया है तो वह पुनः अपने शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन के माध्यम से अपने धर्म में पुनः वापस आ जा सकता है। और उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक सत्ता की हिस्सेदारी वही लोग होंगे जो इस देश को अपनी पुण्य भूमि मानते हैं, अर्थात जो इस देश को पितृभूमि और पुण्य भूमि नहीं मानते हैं उन लोगों को इस देश की राजनीतिक सत्ता में भागीदार नहीं बनाया जा सकता या नहीं बनाया जाएगा। परंतु हिंदू लोग देश के नागरिक, उन्होंने पुण्य भूमि को मानते हुए भावनात्मक स्तर के साथ जुड़े होने की बात कही, लेकिन उन्होंने हिंदुओं को ये एडवाइस दिया, सलाह दिया कि जो हिंदू लोग हैं देश के नागरिकों और राजनीतिक जीवन में, सिविल एंड पॉलिटिकल लाइफ में, सार्वजनिक नियुक्तियों में, पब्लिक अपॉइंटमेंट में के मामले में अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सम्यक मूलक वितरण की बात करते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों के सहयोग को सर स्वीकार करेंगे। अर्थात उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन में यदि कोई व्यक्ति इस देश को, इस राष्ट्र को पुण्य भूमि और मातृभूमि के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता तो उसको राजनीतिक जीवन में तो हिस्सेदारी नहीं दी जा सकती है, लेकिन नागरिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक नियुक्तियों में कोई सरकारी पद है, अपॉइंटमेंट, पब्लिक अपॉइंटमेंट की बात होती है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात होती है, जो अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व को चयन करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि सभी लोगों का, इस समाज के लोगों का समान प्रतिनिधित्व मिल सके किसी संस्थाओं में, तो उसमें इनको कहा कि वहां पर इनको हिंदू लोगों को उनको स्वीकार करना चाहिए, सर स्वीकार करेंगे। और वो अपनी, ये जो लोग हैं अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी मेरिट के आधार पर न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा अर्थात जो फेयर कंपटीशन में भाग लेने की अनुमति रहेगी। वो आप योग्य हैं, सक्षम हैं तो आप प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन के माध्यम से आप भाग लीजिए और पब्लिक अपॉइंटमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन करिए, देश के हित में और समाज के हित में अपना योगदान दीजिए। लेकिन यदि आप लोग इस भारत भूमि को पितृभूमि या पुण्य भूमि के रूप में भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े हैं इस देश से, तो आपको राजनीतिक सत्ता नहीं दी जा सकती है। और उन्होंने बीडी सावरकर ने इसके साथ साथ हिंदुओं की एकता को सुदृढ़ करने के लिए या उनको मजबूत करने के लिए, क्योंकि उनकी ये चिंता थी, अब उन्होंने जो हिंदुओं की एकता या सुदृढ़ करने के लिए क्यों बात रखी, और उन्होंने इसके लिए एक ऑप्शन दिया कि अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज का समर्थन किया कि हिंदुओं को आपस में अंतरजातीय विवाह के माध्यम से अपनी सामाजिक संरचना को मजबूत करना होगा। अब क्यों करना होगा? क्योंकि बीडी सावरकर अपने समय की, उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी तो राजनीति से चिंतित थे। अब वो क्यों चिंतित थे कि एक और इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सब तरह के लोगों को अपने साथ मिलाने में आतुर थी,
क्योंकि वो एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज थी, राजनीतिक दल था। तो राजनीतिक दल में तो किसी भी जात धर्म भाषा का लोग हो, वहाँ सामान्यतः उसमें किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होता है। और सभी तरह के लोगों को, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, क्योंकि स्वतंत्रता के समय भी बात करें, जो जिन्ना टू नेशन थ्योरी दे रहे थे उस समय मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के अंदर नेता थे जो मुस्लिम वर्ग से बिलोंग करते थे। तो इनकी ये मुख्य समस्या थी, तो उस समय की तत्कालीन समस्या थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक तरह से राजनीतिक दल था, वो मुसलमानों को अपने दल में मिलाने में सब तरह के लोगों में मिलाने में आतुर थी, बेचैन थी। दूसरी ओर इस सर्व इस्लामवाद का खतरा बढ़ता जा रहा था। तो जब सर्व इस्लामवाद की परिस्थितियों में जब खतरा बढ़ता जा रहा था, तो उस समय उन्होंने हिंदू वर्ग के लोगों को संगठित करने के लिए अंतर जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यदि आप लोग अंतर जातीय विवाह नहीं करेंगे तो समाज के अंदर एकता की भावना नहीं पैदा होगी। समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए अंतर जातीय आप हिंदू वर्ग के लोगों को सलाह दिया कि आप अंतर जातीय विवाह करिए, और उससे एक दूसरे में क्या होगा, भाईचारे की भावना का विकास होगा, सामाजिक सुदृढ़ता होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जैसे जैन है, सिख है, आर्य समाजी और ब्रह्म समाजी इत्यादि को भी हिंदू माना, क्योंकि उनके अंतर्गत जो मुसलमानों को छोड़ करके जैन, सिख, आर्य समाजी और ब्रह्म समाजियों को मानने वाले या संस्था को मानने वाले या पंथ को मानने वाले जो लोग थे, उनको भी उन्होंने हिंदू वर्ग में रखा। उन्होंने हिंदुओं को यह प्रेरणा दी कि उनके नेतृत्व के संघर्ष में अपने प्रतिद्वंदियों को मात देने के लिए शिवाजी के आदर्श का अनुसरण करना चाहिए। यदि उन्होंने कहा कि हिंदू वर्ग के लोगों को बताया कि जिस समय मराठा शक्ति के उद्भव के रूप में शिवाजी ने अपने विरोधियों को या प्रतिद्वंदियों को जिस तरह से, जिन नीतियों के माध्यम से उनको मात दिया, उनके आदर्श को अनुसरण करना चाहिए, जिन्होंने अपने संगठन के बल पर मुगलों की ताकत को आगे बढ़ने से रोक दिया था। उन्होंने शिवाजी, मराठा शक्ति का जो उद्भव था शिवाजी के समय, तो उस समय मुगलों की बढ़ती हुई शक्ति को अपने संगठन और शक्ति बल के आधार पर उनको रोक दिया था। उस क्षेत्र में अपना कब्जा नहीं होने दिया, अपना प्रभुत्व बनाए रखा। उन्होंने यह स्वीकार किया कि हिंदू और मुसलमानों में अलगाव पैदा करने से भारत की सामासिक संस्कृत कंपोसाइट कल्चर को क्षत पहुंचेगी। उन्होंने ये आभास भी किया कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है हिंदू मुस्लिम के रूप में, एक गंगा यमुना जो तजवी है, तो वो क्या हो कि उससे क्षत पहुंची, उसको नुकसान पहुंचेगा। तो उन्होंने इस इस्लाम का उल्लेखनीय योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि क्षत पहुंचेगी क्योंकि उसमें इस्लाम का उल्लेख रहा और उसने अपना योगदान दिया। परंतु मुस्लिम जगत की बढ़ती हुई युद्ध प्रीता के दौर में अन्य कोई उपाय नहीं था कि उस समय मुस्लिम लोग युद्ध के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से, जो युद्ध में उनकी एक तरह से संलिप्तता बढ़ती जा रही थी, युद्ध की ओर उतना वो आगे बढ़ते जा रहे थे, तो उससे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हिंदुओं को उन्होंने कहा कि संगठित रहने का काम किया। और उसके अंतर्गत जो सब कास्ट थे, जो सब धर्म थे, जो सब रिलीजन्स थे, तो उनको भी हिंदू धर्म की परिभाषा में परिभाषित किया। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि वीर सावरकर के विचार थे, निस्संदेह थोड़ा सा उनके विचार विवाद से घिरे रहे हैं, लेकिन उस निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि वीर सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी के रूप में जो भूमिका निभाई और देश हित के लिए जेल की कालकोठरी में जो लंबा समय बिताया, उसे देखते हुए उनके बलिदान की अनदेखी नहीं की जा सकती है। परंतु उनके राजनीतिक विचार सदैव तीव्र विवाद के घेरे में रहे हैं। वो गांधी से कभी सहमत नहीं रहे,
क्योंकि गांधी का मानना था कि उन्हें अहिंसा या सब धर्मों पर विश्वास नहीं था। गांधी जी पर अहिंसा पर विश्वास था, सभी धर्मों की समानता पर विश्वास था। लेकिन बीडी सावरकर का अहिंसा और सभी धर्मों की समानता पर विश्वास नहीं था। उनका यह मानना था, उनका यह विश्वास था कि जो अहिंसा जो अहिंसा का सिद्धांत है, जो वायलेंस की थ्योरी है, का पालन केवल दिव्य युग या ईश्वरीय राज्य पर ही प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान युग अच्छाई और बुराई का युग है, संघर्ष का युग है। इस संघर्ष के दौरान न्याय को बढ़ावा देने के लिए हिंसा का सहारा भी लेना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि जो गांधी का जो सिद्धांत है, जो नॉन वायलेंस की थ्योरी है, अहिंसा का जो सिद्धांत है, वो और सभी धर्मों की समानता की बात करते हैं, तो उन पर विश्वास उनका नहीं था। क्योंकि उनका मानना था कि जो अहिंसा है, जो अहिंसा की बात करते हैं, इसको यहाँ नहीं प्राप्त किया सकता। ये दिव्य युग या ईश्वरी राज्य में, जहाँ ईश्वर का शासन होगा, वहां प्राप्त कर सकते हैं, अहिंसा की कल्पना कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। और जो ये वर्तमान का समय है, व्यवहारिक जीवन का समय, अच्छाइयाँ और बुराइयां हैं, संघर्ष है, संघर्ष का युग है। और इस संघर्ष के दौरान न्याय को बढ़ावा देने के लिए हिंसा का यदि सहारा लेना पड़े भी तो वो भी आवश्यक है और उसको लेना चाहिए। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को समान अधिकार देने में तत्परता नहीं दिखाई। उन्होंने हिंदू महासभा की एक मीटिंग के दौरान उन्होंने एक स्थान पर बोला था मीटिंग में कि आइए हम साहस पूर्वक इस अप्रिय सत्य को स्वीकार करें कि भारत में 2 राष्ट्र, 2 नेशंस पाए जाते हैं, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान। इससे लोगों ने महसूस किया कि जो बीडी सावरकर की विचारधारा है, वो राष्ट्र को बांटने में, या हिंदू महासभा के द्वारा राष्ट्र को बांटने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हीं के माध्यम से देश के बंटवारा को रोका नहीं जा सकता कि उसकी जो नीतियां थी वो उतना उग्र हो गई थी, जिसकी वजह से देश की बंटवारा की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। तो कुछ भी हो, यदि हम उसके सार रूप से लास्ट में हम कह सकते हैं, तो बीडी सावरकर का हिंदुत्ववाद, मानववाद और विश्ववाद मानवता के विरुद्ध नहीं है। उन्होंने द वर्ल्ड के संपादक G.A. अल्फ्रेड के नाम एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि मैं राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म और संघवाद, फेडरलिज्म के माध्यम से मानवता, ह्यूमैनिटी की प्रगति का इच्छुक हूँ। अर्थात जो मेरा मानना है, राष्ट्रवाद और संघवाद के माध्यम से ही मानवता का मैं पुजारी हूँ कि देश के अंदर राष्ट्रित्व की विकास होना चाहिए, राष्ट्रीय भावना से होना चाहिए। राष्ट्रवाद का मैं समर्थक हूँ और एक तरह से संघ का भी समर्थक हूँ। राष्ट्रवाद और संघ के माध्यम से ही मैं मानवता का पुजारी हूँ। इसका तात्पर्य यह हुआ कि राष्ट्रवाद का अंतिम लक्ष्य मानवता ही को साकार करना है, जो संपूर्ण धरती की अपनी मातृभूमि के रूप में देखता। जो राष्ट्रवाद का उद्देश्य है, जो भारतवर्ष है, संपूर्ण धरती है, वो किसके रूप में देखता है? मातृभूमि के रूप में, मदरलैंड के रूप में देखता है। तो जो मानवतावाद है, वह सिद्धांत जो सब मनुष्यों की समान मूल्यता स्वीकार करता है। जो ये है, इसका मत ये है कि देश के अंदर सभी उनको क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। ठीक है। तो आज के इस बीडी सावरकर के विचारों में कंसेप्ट ऑफ नेशनहुड की जब बात करते हैं, राष्ट्रत्व की संकल्पना की बात करते हैं, तो हम निष्कर्ष रूप में इस रूप में हम उनकी व्याख्या किया। और इनकी जो सामने उस समय की परिस्थितियां थी, क्योंकि हमने कहा कि जो इस समय की जो परिस्थितियां थी, उनको दृष्टिगत रखते हुए ही उन्होंने उस अपने विचारों का प्रतिपादन किया। क्योंकि उनको पहले ऐसे उनके विचार नहीं थे, पूर्व में ऐसे उनके विचार नहीं थे, बल्कि उस तत्कालीन परिस्थितियों में कांग्रेस की नीतियों और जो मुस्लिम बंधुओं की युद्ध प्रियता थी, उनसे चिंतित होकर के
राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए, हिंदू एकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने विचारों में परिवर्तन किया और उनके संगठन पर महत्व जोर दिया कि हिंदू वर्ग को किस प्रकार से अपने आप को मजबूत या संगठित रखना है। तो उन्होंने एक तरीका बताया कि अंतरजातीय विवाह है, इंटरकास्ट मैरिज के माध्यम से ही, क्योंकि खून का रिश्ता ही अपनेपन का एहसास कराता है। तो जब ब्लड रिलेशन की बात होगी, जब जो है रक्त संबंधों की बात होगी, तभी समाज के अंदर जब हिंदू वर्ग के लोग एक दूसरे अंतरजातीय विवाह को स्वीकार करेंगे और जो स्वैच्छिक मैरिज का जो कंसेप्ट है वो अंतरजातीय विवाह में अपना काफ़ी योगदान दे रहा है। क्योंकि आज जो न्यू पीढ़ी के लोग हैं, जो युवा वर्ग हैं, वो इस चीज़ को भली भांति स्वीकार कर रहे हैं और उनका ये मत है कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो थोड़ा सा शिक्षा के स्तर पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो निस्संदेह वो कुछ अपनी सामाजिक बुराइयों को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं और उस नवीन चुनौतियों को स्वीकार कर रहे हैं और इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि इन बुराइयों को छोड़ करके ही हम आपस में भाईचारे की भावना को विकसित कर सकते हैं और हम सामाजिक एकता को मजबूत कर सकते हैं। आज की इस वीडियो क्लास में एम ए पार्ट वन के फर्स्ट सेमेस्टर की में आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो क्लास में फिर मिलते हैं और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को सुनने वाले प्रत्येक छात्र के अंदर एक जो है कंसेप्ट डेवलप होगा और उस कंसेप्ट के आधार पर अपने विचारों को जो है प्रश्न उत्तर पुस्तिका में लिख सकता है। थैंक यू सो मच।